Hello, hello students, how are you? Very good morning to one and all. I hope all of you very good and stay at home and busy in your study. I am teaching you in my class the subject of the economic environment. There are the lots of the chapters we have covered it. Today I am start with the money in India. The name of the chapter is Money and Finance in India, but in today lecture I will cover the part of the money in India, and in next lecture I will be elaborate the topic of the finance in India. So student, first of all I would like to give the summary of the today lecture, which content I will be delivered with you. So today I am taking the topic of the money in India, and I will discuss the what is the money, function of the money, supply of money, measures of money in India, and high powered money and the money multiplier. आज हम लोग इसमें जिन जिन कंटेंट्स को इंक्लूड करेंगे, वो जो कंटेंट्स हैं वो है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुद्रा है क्या, तो इस पे हम लोग मुद्रा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ द मनी को पढ़ेंगे. आफ्टर दैट व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द मनी, मुद्रा के क्या कार्य हैं. उसके बाद पढ़ेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी, जिसको हम लोग कहते हैं मुद्रा की पूर्ति से क्या आशय है. एंड आफ्टर दैट व्हाट इज़ द मेजर्स ऑफ द मनी सप्लाई इन इंडिया, भारत में मनी सप्लाई इन इंडिया या मुद्रा पूर्ति के क्या तरीके हैं, या इसको किस तरीके से हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, इसमें किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, क्या मेजर्स हैं, इसको कैसे हम माप सकते हैं. तो वहाँ पे हम लोग M1 पढ़ेंगे, M2 पढ़ेंगे, M3 पढ़ेंगे, M4 पढ़ेंगे. रिज़र्व बैंक ने जो मेज़र दिया है उसको पढ़ेंगे. और फिर हम लोग आएंगे नेक्स्ट उसके स्टेप पे, जो रहेगा हाई पावर्ड मनी. उसके बाद जिसको उच्च शक्ति मुद्रा भी कहते हैं, मनी मल्टीप्लायर जिसको कहेंगे मुद्रा गुणक. सो स्टूडेंट, लेट वी स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ द मनी इन इंडिया. सो विदाउट डिलेइंग अ सिंगल मिनट, लेट वी स्टार्ट, लेट्स गो. Topic of the lecture is the money and finance in India, but I am only taking the one part of this one, money in India, and in the next lecture I will explain about the finance in India. आज हम लोगों ने लेक्चर का जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है मुद्रा और वित्त, भारत में मुद्रा और वित्त. तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे वित्त से या मनी से, कि मनी क्या होती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को. सबसे पहले बात आती है कि व्हाट कंटेंट्स आई विल इंक्लूड इन द टुडे लेक्चर. द फर्स्ट, व्हाट इज़ द मनी, आई विल एक्सप्लेन अबाउट दैट, व्हाट इज़ मनी, मुद्रा क्या है. देन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मनी, मुद्रा के कार्य क्या हैं. देन सप्लाई ऑफ मनी. उसके बाद मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, भारत में मुद्रा पूर्ति के क्या क्या मेजर्स हैं या क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, कितने प्रकार की होती है, या प्रमाप इसके कितने प्रकार के होते हैं. देन हाई पावर्ड मनी, और एट द लास्ट मनी मल्टीप्लायर. हम लोग इतनी सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे. तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर को. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टुडे लेक्चर इज़ द व्हाट इज़ द मनी. तो हियर the money, the term of the money, anything that is generally is acceptable as a mean of exchange at the same act as a measure and the store value is called the money. मुद्रा को हम लोग यदि शब्द दे रहे हैं तो मुद्रा का अर्थ हो सकता है जिसे सामान्यतया हम लोग विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करते हैं, और इसे किसी भी कार्य के लिए प्रमाप के रूप में या माप के रूप में उपयोग किया जा सकता है. साथ ही साथ में इसको स्टोर ऑफ द वैल्यू, इसको हम लोग स्टोर या इसका संग्रहण कर सकते हैं, उसी को हम लोग मुद्रा कहते हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिमांड फॉर द
मनी, मनी है क्या, डिमांड फॉर द मनी क्या है? तो डिमांड फॉर द मनी द एग्रीगेट अमाउंट विच इज कम्युनिटी वांट टू होल्ड इन फॉर्म ऑफ कैश बैलेंसेस एट होम और विद द बैंक इज कॉल्ड डिमांड ऑफ मनी। मुद्रा की वह मात्रा या कह सकते हैं मुद्रा का वह भाग जिसे सामान्यतः लोग अपने पास नकद रूप में या बैंक में जमा रखना चाहते हैं या बचा के रखते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मुद्रा की मांग। इसके बाद हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सप्लाई या व्हाट इज़ द हम लोग मुद्रा की पूर्ति के ऊपर बात करेंगे कि मुद्रा की पूर्ति क्या होती है। तो इट रिफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी विच इज़ इन सर्कुलेशन इन अ इकोनॉमी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जो किसी दिए हुए समय में अर्थव्यवस्था में मुद्रा का वह भाग या मुद्रा जो सर्कुलेशन में है या इसको कैसे कह सकते हैं हम लोग, जो अर्थव्यवस्था में प्रवाहित होती रहती है एक निर्धारित या एक दिए हुए समय में, उसको हम लोग कहते हैं मुद्रा की पूर्ति। यहाँ पे मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति को समझने की ज़रूरत है। जहाँ हम लोगों ने डिमांड में कहा कि पर्टिकुलरली जो पर्सन है, जो पीपल्स हैं, लोग हैं, वो जिसको बैलेंस के फॉर्म में या कैश के फॉर्म में नकद रूप में घर पे रखना चाहते हैं या बैंकों में डिपॉजिट करना चाहते हैं, उसको हम लोग डिमांड कहते हैं, मांग कहते हैं, मुद्रा की मांग। लेकिन जो सप्लाई होती है वो कहलाती है मुद्रा, वह मुद्रा या कह सकते हैं मुद्रा का वह संग्रहण जो ऑलरेडी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में सर्कुलेशन में है। सर्कुलेशन का मतलब होता है प्रचलन में होना एक निश्चित निर्धारित समय में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। देन द नेक्स्ट इज द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मनी ऑफ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। मुद्रा और मुद्रा की पूर्ति में क्या अंतर है। जनरली मुद्रा से हम लोगों ने कहा कि जो एक्सेप्टेबल हो, स्वीकार हो, जो विनिमय का माध्यम हो, विच इज़ द मीडियम ऑफ द एक्सचेंज, एनी एक्ट विच कैन मेजर इन पर्टिकुलर टर्म, जिसको हम लोग माप सकते हो, उसी को हम लोगों ने नाम दिया है मुद्रा। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि मुद्रा में और मुद्रा की पूर्ति में क्या अंतर है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। द फर्स्ट डिफरेंस इज द मनी इज़ अ माइक्रो कंसेप्ट, ये एक सूक्ष्म अवधारणा है, वेयर एज सप्लाई ऑफ मनी इज़ अ मैक्रो कंसेप्ट। जबकि जो आपका सप्लाई ऑफ मनी है, सप्लाई ऑफ मनी को मैं बार बार आपको कह रही हूँ, जो मनी ऑलरेडी सर्कुलेशन में है, जो अर्थव्यवस्था में प्रचलन में मुद्रा चल रही है, सर्कुलेशन में है, उसी को हम लोगों ने सप्लाई ऑफ मनी माना है। तो मनी क्या है, वो माइक्रो कंसेप्ट है, एक आप कह सकते हैं सूक्ष्म अवधारणा है। जबकि द सप्लाई ऑफ वेयर इज द सप्लाई ऑफ मनी इज़ अ मैक्रो कंसेप्ट, एक बृहद अवधारणा आपकी मुद्रा की पूर्ति है। क्योंकि मुद्रा की पूर्ति में हम लोग पूरी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। द सेकेंड डिफरेंस इज द मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा जो है वो एक विनिमय का माध्यम है फॉर एनी कमोडिटी, वाइल्स किसी भी प्रकार की वस्तुओं के लिए मुद्रा एक तरह का विनिमय का माध्यम है। वाइल मनी, सप्लाई ऑफ मनी इज़ द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पर्सन। जबकि जो सप्लाई ऑफ मनी होती है वो मनी का या मुद्रा का वह संग्रहण या वह स्कंध जिसे व्यक्ति अपने पास रखता है। Then the third is the difference. Money is not possess the qualities of universal acceptability and convenience, while for supply of money, these attributes are indispensable, which make supply of money conceptually much broader. ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे इसलिए लग रहा है कि मनी इज़ नॉट पोजेस द क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सल एक्सेबिलिटी। यदि हम इसको विश्व स्तर पर देखें या इसको हम लोग भूमंडलीकरण स्तर पर देखें, इंटायर वर्ल्ड को लेकर चलें, तो इसकी जो जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, इसके जितने भी गुण होते हैं, हम लोग एक्सेप्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह सकते हैं। एंड कन्वीनियंस, और ये बहुत सुविधाजनक भी हम इसे नहीं कह सकते हैं। वाइल फॉर द सप्लाई ऑफ मनी दीज एट्रीब्यूट्स आर इंडिस्पेंसिबल, विच मेक सप्लाई ऑफ मनी मनी कंसेप्चुअली मच ब्रॉडर। जबकि जो मनी का
मनी ऑफ सप्लाई का जो कंसेप्ट है वो इसी कारण से ब्रॉड है या मैक्रो है, क्योंकि ये बाकी सभी जो जिन गुणों की हम लोगों ने बात कही, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी और कन्वीनियंस, ये दोनों को ही अपने में समाहित करके चलता है, इसलिए ये ब्रॉड है। ये ब्रॉड इन द सेंस कि इसका जो कंसेप्ट होता है ये व्यापक होता है। Then what is the function of money? The first is a medium of exchange, act as a medium of exchange, thus reduce time and effort is spent in the barter. Barter system जिसको हम लोग कहते थे वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय में जो समय होता था ये काफ़ी लगता था, जबकि जो मुद्रा के उदय होने के बाद या आफ्टर द एमरजेंस ऑफ द मनी इट एक्सेप्ट एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसे ही हम लोगों ने विनिमय का माध्यम बना लिया, तो समय की इससे काफ़ी बचत होने लगी। देन द सेकेंड इज़ द फंक्शन ऑफ द मनी इज़ अ मेजर ऑफ द वैल्यू, इट सर्व्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू इन टर्म ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट, वैल्यू ऑफ ऑल कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज। इसको हम लोग चाहे वस्तुएं हों चाहे सेवाएं हों, किसी के भी माप के रूप में हम इसकी इकाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड सर्विसेज आर मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी यूनिट और द प्राइसेस, और चाहे वह वस्तु हो चाहे वह सेवाएं हों, उनको बड़ी आसानी के साथ में हम मुद्रा की इकाई के रूप में या मौद्रिक मूल्य के रूप में हम उसको उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो इकाई के रूप में हो, मौद्रिक इकाई के रूप में हो या मूल्य के रूप में हो, हम मुद्रा का इस्तेमाल किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज़ द स्टोर इन द वैल्यू, इसके मूल्य को हम लोग संग्रहित कर सकते हैं। मनी एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, इट फैसिलिटेट सेविंग फॉर फ्यूचर नीड्स। मनी जो होती है ये कहीं ना कहीं हमको भविष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए बचत की ओर पहुंचाती है, या बचत तभी हम कर सकते हैं जब हमारे पास मुद्रा होगी। स्टैंडर्ड ऑफ द डिफर्ड पेमेंट्स, डिफर्ड का मतलब होता है आस्थगित, आस्थगित भुगतानों का प्रमाप। आस्थगित का मतलब ऐसी चीज़ें जो हम प्रेजेंट टाइम में तो कर रहे हैं, लेकिन इसका जो लाभ होता है वो हमें काफ़ी लंबे समय तक मिलता रहता है। जैसे एक्सपेंसेस ऑन द एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन पर व्यय हम लोग करते हैं, तो विज्ञापन पर व्यय जो होता है ये हमें प्रेजेंट टाइम में तो नो डाउट इससे बेनिफिट्स मिलते ही मिलते हैं, इससे हमको लाभ मिलता है, लेकिन लॉन्ग रन में यदि हमने एक लमसम अमाउंट को इस पे खर्च किया हुआ है, एक मुश्त राशि यदि हम विज्ञापन के रूप में खर्च करते हैं, तो इसका लाभ हमें, इसका जो प्रॉफिट होगा वो हमें लॉन्ग टर्म तक मिलता है, लंबे समय तक हमें मिलता है। देन मनी एज अ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, मुद्रा जो है वो किसी भी वो हस्तांतरण का मूल्य होती है या मुद्रा हस्तांतरण का मूल्य है। मनी सर्व्स एज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ द वैल्यूज़, हम लोग को यदि मूल्य देना है तो उसके लिए हम लोग मुद्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स जनरल एक्सेप्टेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। इसके जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं कि ये एक्सेप्टेबल होती है और लिक्विड फॉर्म में होती है। लिक्विड फॉर्म का मतलब नकद रूप में होती है, और सामान्य जन के लिए ये कह सकते हैं व्यवहार्य ग्रहता इसमें होती है, इसे आसानी के साथ में अपना लेते हैं लोग। देन व्हाट इज़ द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, जो हम बात कर रहे हैं मनी सप्लाई के, इसके क्या क्या मेजर्स हैं। तो मेजर्स की यदि हम लोग बात करते हैं तो बेस्ड ऑन द टू फंडामेंटल फंक्शन ऑफ द मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, दो आधार पर, एक मुद्रा जो आपका विनिमय का माध्यम है और दूसरा जो इसका संचय करने की जो इसकी प्रवृत्ति है, इन दोनों के आधार पे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अडॉप्टेड 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। तो जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय रिज़र्व बैंक जो है, इसने 4 प्रमापों को या 4 मापों को मनी सप्लाई के लिए, मुद्रा की पूर्ति के लिए, इन 4 मेजर्स को, इन 4 चीज़ों को मेज़र माना है, प्रमाप माना है या माप माना हुआ है। फर्स्ट है M1, दूसरा है M2, तीसरा है M3 एंड M4। हम लोगों को अब देखना है कि M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है और M4 क्या है। तो M1 इज़ द नैरो कंसेप्ट, ये एक आपकी संकुचित अवधारणा है, एंड M3 इज़ द ब्रॉड कंसेप्ट। RBI ने M3 को ब्रॉड कंसेप्ट या बृहद अवधारणा से जोड़ा हुआ है। देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द M1? हियर द M1 का मतलब होता है करेंसी विद द पब्लिक, लोगों के पास जो
करेंसी है, जो चलन में है, जो मुद्रा है, प्लस डिमांड विद द बैंक्स, बैंकों में जो हम लोग मांग करते हैं वो, प्लस अदर डिपॉजिट विथ रिजर्व बैंक, अन्य रिजर्व बैंक के पास जमाएं, इनको मिलाकर बनता है M1। M2 क्या है? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक डिपॉजिट्स। M1 में क्या क्या चीज़ आती हैं, इसको हम लोग एक बार फिर से देखेंगे। करेंसी विद द पब्लिक, जो जनता के पास करेंसी होती है, जो मुद्रा होती है या जो चलन में होती है वो, प्लस डिमांड विद द बैंक, जो बैंकों में मांग होती है वो, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद द रिजर्व बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसमें उनके पास अन्य जमाएं, इनको मिलाकर और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक डिपॉजिट्स को मिलाकर M2 बनता है। देन व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ द M3? M3 में क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं? RBI इंक्लूड्स फॉर द M3 M1 प्लस द टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। M1 को फिर से यहाँ कहेंगे करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड विद द बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक एंड टाइम डिपॉजिट विथ बैंक। कुछ इस तरह की जमाएं होती हैं जो पर्टिकुलर टाइम बीइंग होती हैं, जो समय कुछ समय के लिए होती हैं, उनको हम लोग इसमें शामिल कर लेंगे। देन फोर्थ इज द M4। M4 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। तो टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स में सब तरह की बात करेंगे हम लोग, सेविंग्स की भी बात करेंगे और हम लोग उसमें टाइम डिपॉजिट्स की भी बात करेंगे, मतलब सबको हमें लेकर चलना है। देन M1 ना हियर, अभी हम लोगों ने चारों को देखा कि वो M1 क्या था, M2 क्या था, M3 क्या था, M4 क्या था। नाउ वी कम टू द M1, सप्लाई ऑफ मनी। अंडर द सप्लाई ऑफ मनी, फर्स्ट इज द करेंसी विद द पब्लिक। इट इंक्लूड्स करेंसी विद द पब्लिक में क्या क्या चीज़ें ली जाती हैं, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था। करेंसी विद द पब्लिक प्लस इसको एक बार हम लोग और देखेंगे। करेंसी विद द पब्लिक में हम लोग किस चीज़ को लेते हैं, डिमांड विद द बैंक्स में किसको लेंगे, इन और अदर डिपॉजिट विथ रिजर्व बैंक में किसको लेंगे, हम लोग अब इसकी बात कर रहे हैं। तो करेंसी विद द पब्लिक में आता है नोट्स इन सर्कुलेशन, चलन में जो नोट हैं, रुपीज़ कॉइन्स हैं, जो आपके उसमें जो कॉइन, जो सिक्के हैं, एंड द स्मॉल कॉइन्स, छोटे सिक्के। एंड द फोर्थ इज द आउट ऑफ एग्रीगेट देयर इज डिडक्टेड कैश विथ बैंक। इन सब को हम लोग माइनस करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं कैश विद द बैंक से। इट मीन्स द करेंसी विद द पब्लिक का मतलब हुआ नोट्स इन द सर्कुलेशन प्लस रुपीज़ कॉइन्स प्लस स्मॉल कॉइन्स एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल थ्रीज डिडक्ट फ्रॉम द कैश विद द बैंक। बैंकों में जो नकद राशि होती है, इसके साथ घटा के हम लोग करेंसी विद पब्लिक को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का M1 में दूसरा जो हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा था M1 में, पहला तो हो गया करेंसी विद द पब्लिक, दूसरा था डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, जिसको हम लोग कहते हैं DD। ठीक है, DD में क्या क्या चीज़ें आती हैं? DD में इंक्लूड हम लोग करते हैं, इट इंक्लूड्स डिमांड डिपॉजिट विद द ऑल कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स एक्सक्लूडिंग इंटर बैंकिंग डिपॉजिट्स। मतलब जो आंतरिक बैंकों में जमाएं होती हैं, इनको छोड़कर डिमांड डिपॉजिट, जो आपकी जमाएं होती हैं, मांग जमाएं होती हैं, विथ ऑल कमर्शियल बैंक, सभी वाणिज्यिक बैंकों में जितनी भी मांग जमाएं होती हैं, और कोऑपरेटिव बैंक्स में जितनी भी जमाएं होती हैं, मांग जमाएं होती हैं, उनमें उनको हम लोग DD में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है जो तीसरा हम लोगों ने M1 में पॉइंट पढ़ा था, अदर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक, जिसको हम लोग कहते हैं OD। तो OD में क्या क्या इंक्लूड है? इट इंक्लूड्स डिपॉजिट ऑफ द सेमी गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IDBI, IFCI एक्सेट्रा। डिपॉजिट विद द सेमी गवर्नमेंट का मतलब होता है अर्धशासकीय, जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं या सार्वजनिक या लोक वित्तीय संस्थाएं हैं, उनमें जमाओं का मतलब डिपॉजिट्स। देन फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड द गवर्नमेंट। फॉरेन सेंट्रल बैंक्स का मतलब विदेशी केंद्रीय बैंक और सरकार। देन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम लोगों ने जाना है IMF, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एंड द वर्ल्ड बैंक। इसको मिला के बनता है हम लोगों का
जो अदर डिपॉजिट विथ द रिजर्व बैंक के अतिरिक्त रिजर्व बैंक में जो अन्य जमाएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो इसका जो हमारा फंडामेंटल बनता है वो बनता है M1 इक्वल टू C प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस OD का मतलब अदर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक। M2 की अब हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोगों ने M1 देखा। द M2 इज द सप्लाई ऑफ मनी। M2 में क्या क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं। देन M1 प्लस सेविंग। M1 हम लोग का एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्या कंसेप्ट है M1 का। तो M1 का जो कंसेप्ट है वो है आपका करेंसी विद द पब्लिक। ठीक है, आपको OD प्लस DD हम लोगों ने अभी लास्ट स्लाइड्स में यही चीज़ें पढ़ी थी। 3 पहला पढ़ा था करेंसी विद द पब्लिक, दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने DD और तीसरा पढ़ा था हम लोगों ने OD। तो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वही होता है आपका M1। तो M2 में क्या चीज़ें आएंगी। M2 इक्वल टू होगा M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। जो पोस्ट ऑफिस में हम लोगों की बचतें होती हैं उनको हम लोग लेते हैं और M1 को लेते हैं तो हमारा बन जाता है M2। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स आर नॉट लिक्विड एज डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स। ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होंगी। तो इनमें किस तरह के बैंक्स आ सकते हैं। तो बैंक्स आएंगे द कमर्शियल एंड द कोऑपरेटिव्स, सारे आपके वाणिज्यिक बैंक और सहकारी। नेक्स्ट है M3। M3 में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सप्लाई ऑफ मनी। M3 इक्वल टू होता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। बिकॉज M1 इक्वल टू C प्लस DD जो हम लोगों ने पढ़ा है प्लस OD। सो इसका जो फंडामेंटल बनेगा M3 इक्वल टू हो जाएगा करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। इट इज द फंडामेंटल ऑफ द M3। Then the next is what is the M4 supply of the money. Now here the M4 M3 प्लस द टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स। पोस्ट ऑफिस में जितनी भी जमाएं होती हैं उनका योग, इसको हम लोग M3 के साथ में शामिल करते हैं। तो M4 इक्वल टू बन जाता है करेंसी विद द पब्लिक डिपॉजिट। फर्स्ट M1 का जो कंसेप्ट था करेंसी विद द पब्लिक डिपॉजिट प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक जिसको हम लोगों ने DD कहा। देन अदर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम लोगों ने OD कहा प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे M2 जो था वो टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स हो गया और जो M3 रहा आपका वो हो गया आपका टोटल जो M4 में आ गया टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। तो ये मिलाकर बनता है आपका M4। नेक्स्ट है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें हम लोग बात करेंगे मॉनेटरी एग्रीगेट्स की। तो जो इसके मॉनेटरी एग्रीगेट्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हैं। M1 करेंसी जिसमें आता है हम लोगों का कॉइन्स प्लस नोट्स प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। M2 में आता है M1 प्लस टाइम liability portion of the saving deposit with the bank, certificates of deposits and issued by the bank plus term deposit plus maturing within a year। तो इसको हम लोग कहेंगे, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि M1 में क्या आता है करेंसी का मतलब जो चलन में मुद्रा है उसमें हम लोग कॉइन सिक्कों को भी लेंगे और नोट्स को भी लेंगे प्लस डिमांड डिपॉजिट जितनी भी आपकी मांग जमाएं होती हैं प्लस अदर डिपॉजिट विद द RBI। ये हम लोगों ने अभी M1 में पढ़ा था। M2 में क्या था M1 प्लस टाइम लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ द सेविंग डिपॉजिट विद द बैंक्स बैंकों के साथ में जमाएं प्लस सर्टिफिकेट ऑफ द डिपॉजिट इशूड बाय द बैंक्स। इसमें जमाओं के लिए सर्टिफिकेट ऑफ द डिपॉजिट का मतलब हुआ जमा प्रमाण पत्र। तो जमाओं के प्रमाण पत्र जो कि इशू किए जाते हैं बैंक के द्वारा या बैंकों के द्वारा जारी किए जाने वाले जमा प्रमाण पत्र प्लस टर्म डिपॉजिट जिसको हम लोग बोलते हैं सावधिक जमाएं और मैच्योरिंग विद इन अ ईयर जो 1 वर्ष में पूरी होती हों। ये हमारा मॉनेटरी एग्रीगेट हुआ। देन M3 में क्या आया M2 प्लस टर्म डिपॉजिट विथ बैंक with maturity of over 1 year call plus term borrowings of the banking system। इसमें हम लोग M3 की जो बात कह रहे थे कि M2 में क्या चीज़ें थी अभी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया है। टर्म डिपॉजिट विद द बैंक विद द मैच्योरिटी ऑफ ओवर 1 ईयर कॉल 1 साल से ऊपर का प्लस टर्म बोरोइंग्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। इनमें जो बोरोइंग्स हैं
तो M3 में जो रिज़र्व बैंक ने लेटेस्ट मेजर्स दिए हैं उसमें M2 प्लस टर्म डिपॉजिट विथ बैंक विथ मैच्योरिटी ओवर 1 ईयर कॉल प्लस टर्म बोरोइंग्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, इसको इंक्लूड किया जाता है। अंडर द लिक्विडिटी एग्रीगेट जो B नंबर मेज़र है RBI ने, जिसको RBI के हिसाब से in the view of the Reserve Bank of India liquidity aggregates. Here the L1, L2 and the L3 are the three measures. Under the L1 में क्या क्या चीज़ें आती हैं? M3 plus ऑल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसमें राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को छोड़कर सभी प्रकार की पोस्ट ऑफिस में जितनी भी सेविंग्स होती हैं उनको लेते हैं। L2 में L1 का मतलब M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स को लेते हुए और भी जिन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं वो है टर्म डिपॉजिट, जो आपकी सावधिक जमाएँ होती हैं, विथ टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस प्लस टर्म बोरोइंग बाय द FIS and certificate of the deposit issued by the FIS financial institutions। FI का मतलब यहाँ होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय संस्थाएं। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करना है कि टर्म बोरोइंग बाय द FIS फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय संस्थाओं द्वारा जितने भी ऋण होते हैं, और सर्टिफिकेट्स ऑफ द डिपॉजिट जमा प्रमाण पत्र या जमाओं के प्रमाण पत्र जिसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या वित्तीय संस्थाएं निर्गमित करती हैं, इसको मिलाकर बनता है L2। L3 का जो कंसेप्ट है उसमें है L2 प्लस द पब्लिक डिपॉजिट ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में जितनी भी लोग जमाएं होती हैं या पब्लिक डिपॉजिट्स होती हैं, और L2 इसके कॉम्बिनेशन को रिजर्व बैंक ने लेटेस्ट मेज़र में इंक्लूड किया है। हम लोग देखेंगे हाई पावर्ड मनी क्या है। तो हाई पावर्ड मनी में रिजर्व मनी इक्वल टू C प्लस OD प्लस CR, ये इसका फॉर्मूला होता है RM को फाइंड आउट करने का। RM में इन तीन चीज़ों को हम लोग शामिल करते हैं। इट कंटेन्स विद द करेंट करेंसी विद द सर्कुलेशन या प्रचलन में या चलन में जनता के पास में जो मुद्रा होती है वो लेते हैं, प्लस OD में अदर डिपॉजिट ऑफ द जनरल पब्लिक विद द RBI, इसको लेते हैं, एंड और CR में कैश रिजर्व विद द बैंक देमसेल्व्स एंड बैंक डिपॉजिट्स विद द RBI को हम लोग इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट जो इसमें है वो है हम लोगों का मनी मल्टीप्लायर, मुद्रा गुणक। मनी मल्टीप्लायर में जो पहला होता है इसका फॉर्मूला, इसको निकालने के लिए M1 इज डिवाइडेड बाय रिजर्व मनी, इसको डिवाइड करते हैं तो हमें मनी मल्टीप्लायर मिल जाता है यदि हमारे पास M1 उपलब्ध है। और यदि M3 के बिहाफ पे निकालना चाहते हैं, M3 को बेस लेते हुए निकालना चाहते हैं, तो मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू M3 इज डिवाइडेड बाय द RM। M3 को हम लोग रिजर्व मनी से डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो हमको मनी मल्टीप्लायर मिल जाता है। So here today we have learnt about that the money in India. Thank you. Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.